चलिए, नमस्कार दोस्तों। मैं ओम सिंह भाटी। आज जो अपना 24 अगस्त को प्री पेपर हुआ था, जिसमें अपन प्री न कहकर जो अपनी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसका एक फाइनल टेस्ट बचा था। जो साथी अपने सिलेक्शन टेस्ट सीरीज से ऑनलाइन और ऑफलाइन जो जुड़े थे, उन्होंने तो इस टेस्ट को दिया ही दिया। उसके साथ में मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो अपने से पहले से वाली टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे, उनके लिए एक टेस्ट फ्री में करवाया जाए, और एक ऐसा पेपर जो एक आरपीएससी के पैटर्न पर आयोजित हो और बाइलिंगुअल पेपर करवाने की वजह से जो पेपर बना वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का पेपर बन गया, और एक अधिक संख्या में पेज वाला भी पेपर बना था। 28 पेज का ये लगभग पेपर था। और अपन बात करेंगे इस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन। इस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन जो है वो केमिस्ट्री का मैं करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि टीचिंग मेथड का भी सॉल्यूशन एक आपको करवाया जाए। किस अप्रोच से टीचिंग मेथड के क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस पेपर का जो बायोलॉजी का सॉल्यूशन है वो फौजदार सर, अरविंद फौजदार सर अपने यूट्यूब चैनल फौजदार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे। केमिस्ट्री का पेपर है, उसका सॉल्यूशन मैं अपने इजी सिलेक्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर करवा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं अपन केमिस्ट्री के पेपर की ओर। इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के आपके लगभग 40 से 41 यानी 40 से 41 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, जिसमें से बहुत बढ़िया पेपर, शानदार पेपर, हर तरह के क्वेश्चन को अप्रोच लाके डाला गया। मतलब एग्जाम के अंदर आपके क्या पूछा जा सकता है उस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने यहाँ डाला था। और अपन बात करेंगे लगभग इस ये जो आपका पेपर था उसमें अपन बात करें तो केमिस्ट्री का जो आपका क्वेश्चन नंबर शायद मेरे हिसाब से कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले फिजिक्स आई थी, उसके बाद में केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो अपन बात करेंगे यहाँ से 35 फिजिक्स, 37 तक फिजिक्स है, 38 नंबर मतलब 38 नंबर क्वेश्चन से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है। और 38 से लेकर रेगुलर क्या चली है, केमिस्ट्री चली है। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। कहां से आया है ये क्वेश्चन? लिया गया है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से। पनीर, पनीर में प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम होता है वो क्या होता है? ये कोलाइडल तंत्रों के प्रकार एक एनसीईआरटी के अंदर टेबल बनी हुई है। मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम कब होने वाला है आपका 9 सितंबर को होगा। और उस 9 सितंबर के एग्जाम में यहां से जो एक टेबल दी हुई पड़ी है, आप देखोगे तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है और अपने पीवाईक्यू जो बुक है उसके अंदर भी एक टेबल बनी हुई है, जिसमें कोलाइडल तंत्रों के जो प्रकार है उसमें प्रक्षेपित प्रवस्था, प्रक्षेपण माध्यम और उनके एग्जाम्पल। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नया बनता नहीं है। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है पनीर के अंदर। पनीर के अंदर जो प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम होता है वो क्या होता है? तो पनीर जो आपका है वो पनीर आपका क्या है? एक प्रकार का जेल है। जेल पनीर क्या होता है? पनीर क्या है? एक प्रकार का जेल है। और जो जेल के अंदर प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपित प्रवस्था होता है लिक्विड होता है, द्रव होता है, और उसके साथ में जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो क्या होता है? ठोस होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? आपका डी हो जाएगा। और पनीर क्या है? एक जेल है। और जेल के आप अन्य एग्जाम्पल और देखते हो तो आपका जो मक्खन आता है, मक्खन भी किस में आ जाएगा? मक्खन भी किस में आ जाता है? इस जेल के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कौन सा? दूसरा, दूसरा अगर मैं देखूं यहां आपको एक बताता हूं, इमल्सन। यहां आपका एक क्वेश्चन और आता है, इमल्सन से भी आता है। इमल्सन के अंदर क्या होता है? प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं? लिक्विड अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल आप देखते हो, दूध है। दूध क्या है? एक इमल्सन है जिसमें प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित प्रवस्था दोनों क्या होता है? क्या होते हैं? आपके लिक्विड होते हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं कौन से ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ठोस और द्रव। ठोस के अंदर अगर प्रक्षेपण प्रवस्था ठोस है और उसमें प्रक्षेपण माध्यम द्रव है तो वो क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। एरोसोल के अंदर कौन सा आता है? जैसे कोहरा आता है। कोहरा जो होता है वो आपका किसके अंदर आता है? एरोसोल के अंदर आता है। क्या हो जाएगा? एक मिनट, ठोस और द्रव, ये सॉल हो जाएगा, एरोसोल नहीं होता है, ये सॉल हो जाएगा। क्या हो जाता है? आपके सॉल हो जाता है। और सॉल के अंदर क्या आता है?
Au का जो सॉल होता है, सॉल के अंदर आता है गोल्ड का जो सॉल बनता है वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, इसमें आ जाता है। तो इसमें पूछा पनीर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द्रव प्रक्षेपण प्रवस्था होती है और जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो क्या होता है, ठोस होता है, लिक्विड एंड सॉलिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप देखिए इसको, इस क्वेश्चन को आप देखना, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही कथन पूछा है कि कौन सा कथन है वो आपके सही है, सही कथन पूछा है। इसमें से मैं आपको देखूंगा, इसमें से क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है ना। तो इसमें पूछा है कि O2 और O2 माइनस की बंद वियोजन ऊर्जा समान होती है, O2 और O2 माइनस की बंद वियोजन ऊर्जा समान होती है। दूसरा कह रहा है कि O2 माइनस 2 की बंद वियोजन ऊर्जा O2 से अधिक होती है, O2 माइनस की बंद वियोजन ऊर्जा O2 से क्या होती है, O2 माइनस से अधिक होती है। ये भी देखो, O2 प्लस की बंद वियोजन ऊर्जा O2 से अधिक होती है। तो अगर समान वाली बात हो रही है तो ये गलत होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर बॉन्ड एनर्जी होती है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बंद वियोजन ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है ना। बंद वियोजन ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर मैं बात करूं यहां पर अपन लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ेगा तो जो बंद वियोजन ऊर्जा होती है, जो बंद वियोजन ऊर्जा होती है उसका मान भी क्या होता है, बंद वियोजन ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको यहां पर बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है वो पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं, बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं, तो यहां पर एक ऑक्सीजन आता है, यहाँ O2 माइनस आता है, यहाँ O2 माइनस 2 आता है, यहाँ O2 प्लस आता है और यहाँ O2 प्लस 2 आता है, O2 प्लस 2 आता है। ये आपको बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है। तो आप ऑक्सीजन का ध्यान रख लीजिए, अपने आप का आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है। O2 माइनस का कितना होता है, 2.5 या 1.5 होता है, 1.5 होता है, 2.5 नहीं। O2 माइनस का कितना होता है, 1.5 होता है। O2 माइनस का हो जाएगा 1.5 और O2 माइनस 2 का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आप माइनस की तरफ जाते हो तो 0.5 का क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। आप इधर की तरफ जाते हो तो 0.5 बढ़ा दीजिए, इसका हो जाएगा 2.5 और इसका कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब आप देखिए जो आपके दिए हुए हैं उसके अंदर आप सबसे पहले, आपको जो एग्जाम्पल के अंदर दिया है 3 चीजें दी है, क्या क्या दिया है वो देखिए। आपको दिया है O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ये 2 होता है। O2 माइनस दिया है, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5 होता है। कितना होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, कितना होता है आप देखिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो है 1.5 होता है। तो ये कह रहा है अगर बंद वियोजन ऊर्जा के मान में क्या आती है, बंद वियोजन ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करती है, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर निर्भर करेगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ रहा है तो बॉन्ड वियोजन एनर्जी होती है उसका मान भी बढ़ेगा। यहां 2 से 1.5 आ रही है तो समान तो हो ही नहीं सकती ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहां O2 माइनस 2 दिया है, O2 माइनस 2 की कितनी होती है, O2 माइनस 2 की 1 होती है। और यहां पर O2 माइनस दिया है, इसकी कितनी होती है, 1.5 होती है। तो ये कह रहा है कि O2 माइनस 2 की बंद वियोजन ऊर्जा O2 माइनस से क्या होती है, अधिक होती है। तो जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का मान अधिक होगा उसके लिए बंद वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। सी ऑप्शन देखिए, ये O2 प्लस है, इसकी कितनी होती है, 2.5 होती है। और ये ऑक्सीजन है, इसकी कितनी होती है, 2 होती है। तो फिर देखिए कि O2 की बंद वियोजन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, अधिक है। और इसका आपका जो राइट आंसर भी हो जाता है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखते हो, जैसे आप देखते हो तो आपके यहां क्या लिखा हुआ है, यहां ऑप्शन सी कह रहा है। सी ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है कि O2 प्लस की बंद वियोजन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है।
है ना, O2 प्लस की, ये O2 प्लस है और ये ऑक्सीजन है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, बंध वियोजन ऊर्जा भी क्या होती है, अधिक होती है। तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी। O2 प्लस की जो ऊर्जा होती है वो किससे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन यही कह रहा है कि सी वाला कह रहा है कि O2 प्लस की बंध वियोजन ऊर्जा, है ना, वो किससे, ऑक्सीजन से अधिक होती है। ये बिल्कुल सही है। यहां कह रहा है कि O2 माइनस की बंध वियोजन ऊर्जा, O2 माइनस 2 की बंध वियोजन ऊर्जा ऑक्सीजन से क्या होती है, अधिक, O2 माइनस से क्या होती है, अधिक होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि O2 माइनस की क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला आप स्टेटमेंट देखते हो, लास्ट वाला डी ऑप्शन कह रहा है कि O2 माइनस और O2 माइनस 2, O2 माइनस की कितनी होती है, O2 माइनस की होती है 1.5 और O2 माइनस 2 की कितनी होती है, 1 होती है। O2 माइनस 2 की कितनी होती है, 1 होती है। तो अब इनकी बंध वियोजन ऊर्जा समान होती है, समान हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बंध वियोजन ऊर्जा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है आपके 39 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रख लेना, इस चीज को ध्यान रखना, अगर कि बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ रहा है तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। बंध वियोजन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर। अब इसको आप देखते हो तो किसकी बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होगी, O2 प्लस 2 की ज्यादा होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर। देखो ये वाला आप आ सकता है कि निम्नलिखित में से बंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम क्या है, बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या है, ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपका जो है वो कहां से लिया गया है, देखते हैं। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक बढ़िया क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन। ये मर्क्यूलाइजेशन रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मर्क्यूलाइजेशन अभिक्रिया होती है, मर्क्यूलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, मर्क्यूलाइजेशन के अंदर क्या होता है, H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में इसके ऊपर क्या करवाना है, जल योजन करवाना है, जल का योग करवाना है, प्लस H2O करवाना है। यहां पर H2O का योग करवाना है, किसकी उपस्थिति में, मरकरी का सल्फेट होता है और एसिड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। कैसे बनता है उसको देखिए आप, उसको देखिए। ये जो अभिक्रिया होती है मैं बता रहा हूं, ये मैनुअली अभिक्रिया किन की होती है, ये एल्काइनों की मुख्य अभिक्रिया होती है, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे अगर अपन देखते हैं तो आप CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर अगर आप किसका योग करवाते हो, जल का योग करवाते हो, जल योजन करवाते हो, Hg+2 मर्क्यूरीकरण होता है, और H2SO4 की उपस्थिति में होता है तो H+ करवा दो, है ना। इसकी उपस्थिति में करवाओगे तो यहां ये जो अभिक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं, युगात्मक अभिक्रिया होती है। इसका ऋणावेशित भाग है वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार वहां पर जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार वहां जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसका ऋणावेशित भाग OH- वहां जाके जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन होगी वहां जुड़ेगी जहां पर पहले से ही क्या है, हाइड्रोजन अधिक है। ऋणावेशित भाग आप ध्यान रखना वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, CH3C, यहां पर बनेगा OH। यहां देखो एक OH जुड़ा है तो यहां ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पर CH पहले से है, ये CH2 हो जाएगा। इसके अंदर फिर क्या होता है, इसके अंदर पुनर्विन्यास आता है, या फिर इसको समावयव कहते हैं, समावयव हो जाएगा, पुनर्विन्यास हो जाएगा। ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, ये एक बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो जो आपका बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बनता है, ये आपका जो बन जाएगा, है ना। तो क्या बना, कीटोन बना है। अब जो आपकी अभिक्रिया दी हुई है वो अभिक्रिया भी ऐसे हो सकती है, जैसे देखिए वहां पर आपके दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
ठीक है। इसको यहां से कैसे करना है, इसके ऊपर आप क्या करवा दो, जल का योग करवा दो। किसकी उपस्थिति में होगा, Hb+2 Hg+2 और H+ की उपस्थिति में। इसका ऋणावेशित भाग आप कहीं भी जोड़ दो ना, क्योंकि एल्काइन है वो कैसा है, एक सममित एल्किन है, उसके ऊपर कहीं भी जोड़ सकते हो। जैसे यहां आपने यहां जोड़ दिया और हाइड्रोजन को वहां जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड OH, CH2, और ये भी क्या हो जाएगा, CH, और यहां क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, है ना। 2 3 और 4, यहां की हाइड्रोजन कहां चली जाएगी, इसके पास चली जाएगी, और पीछे जो उत्पाद बनेगा पुनर्विन्यास द्वारा या समायोग द्वारा जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3CHO। क्या बना, एल्डिहाइड बना है, CH3CHO बना है, एल्डिहाइड बना है। जो आपका जो एग्जाम इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन दिया है उसको देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, इसके जलयोजन पर देखना है आपको। इस संरचना से कोई मतलब नहीं है, आपको किसको देखना है, इसके ऊपर योग करवाना है। इसके ऊपर अगर आप योग करवाते हो तो HOH, इसका भाग ऋणावेशित भाग कहां जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां जाके जुड़ गया। अगर अपन बात करते हैं तो कैसे जुड़ेगा वो देखिए, यहां पर आपकी ये संरचना दी हुई है, ठीक है, आपको समझना जरूरी है ना। CCH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर आपने HOH का योग करवाया, ठीक है। ये ऋणावेशित भाग यहां जुड़ गया और ये हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, बनेगा क्या, ये वाली चीज आपकी बन जाएगी। आप देखोगे तो क्या बनेगा, ये C, ये यहां पर क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ CH2 हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये, और C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा CH3। ये अगर आपको कहीं ऑप्शन के अंदर दिख रहा हो, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन के अंदर अगर आपको ये चीज दिख रही है, कौन सी चीज दिख रही होगी, ये वाली चीज दिख रही है, या इसको ऑप्शन के अंदर आपके जो लिखा हुआ होगा वो ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि COCH3, ये चीज कहीं दिख रही है तो ग्रुप के अंदर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन वो आपका गलत नहीं होगा। ये CH3 C डबल बॉन्ड O, इस वाली संरचना को देखोगे तो आपका वही प्रोडक्ट बन रहा है, और इसका राइट आंसर क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। देखो अल्कोहल तो बन नहीं सकता, ये बन नहीं सकता, या CH3CH2 अलग अलग प्रकार का, अगर यहां पर कार्बन की परमाणुओं की श्रृंखला अलग होगी तो प्रोडक्ट अलग बनता, यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, राइट आंसर जो आपका होता है C होता। ये इसको कहते हैं मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूलाइजेशन कहते हैं, मर्क्यूरीकरण कहते हैं। अब ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ये होता है वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन ये होता है केवल टिक लगाना वो करना, वीडियो सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जो आपको इजी सिलेक्शन से चीज मिलेगी वो एक बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए चीज मिलेगी। तो आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं देख रहा था बाड़मेर के अंदर, अगर एक बंदा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा था, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब कुछ लिख रहा था, लेकिन इतना ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 47 है, 47 परमाणु क्रमांक है। अब आप मतलब एक टीचर बनने जा रहे हो, है ना, टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पीरियोडिक टेबल पूरी आपके माइंड के अंदर सेट होनी चाहिए। पूरी पीरियोडिक टेबल अगर आपके माइंड के अंदर सेट है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, 47 नंबर के अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं तो यहां पर कॉपर आता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों एक ही वर्ग के अंदर आते हैं। ये तीनों एक ही वर्ग के अंदर आते हैं। कौन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये मुझे पता है, ठीक है। मुझे पता है कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। कितना होता है, 29 होता है। और इसका अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, ऑर्गन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका पूछा जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d10 4s1 होता है, 3d10 4s1 होता है। फिर आप इसके अंदर 18 जोड़िए, कितने करिए, +18 करो और +32 करो, इन तीनों का परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। 29 के अंदर 18 जोड़ दीजिए, जोड़ोगे कितना आएगा, 47 आएगा। और 47 परमाणु क्रमांक कौन होता है, Ag आएगा, Ag आ जाएगा। तो ये 47 नंबर का कौन होता है, Ag होता है। अब अगर बात करते हैं कि ये कौन से आवर्त के अंदर आएगा, तो आप पूरी टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए कि कौन से में आएगा। तो अगर आप बात करते हो
देखो यहाँ ये 11 नंबर है, 12 और फिर 13, 13 नंबर एल्यूमिनियम जो होता है, यहाँ पर कौन आता है, जिंक आता है। देखो 30 नंबर पे कौन आता है, ये अगर मैं बात करता हूँ, इधर देखिए कैसे करना है। जैसे आपको पता है कि कॉपर 29 पर होता है और एजी और एयू, यहाँ कौन आता है, जिंक आ जाता है, 30 नंबर पे जिंक आ जाता है। फिर यहाँ पर कौन स्टार्ट हो जाती है, 13 नंबर एल्यूमिनियम वाली स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आप देखोगे तो इसके अंदर ये जो एजी है वो 47 पर आएगा, और ये कौन सा है, ये 13, ये 12 और ये 11 नंबर का आ जाएगा। अगर आप देखते हो तो ये समूह कौन सा होगा, हमेशा 11 होगा, 12 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। यहाँ पर 11 देखो 11 है, लेकिन जो आवर्त होता है, जो आवर्त होती है, जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, 5वां होता है। और इसका राइट आंसर जो आपका हो जाता है बी आ जाएगा कि ये कौन से हैं, ये आवर्त है वो आपका कौन सा है, 5वें आवर्त का समूह होता है। और जो आपका समूह होता है, तत्व, 5वें आवर्त का तत्व होता है। और आपका जो वर्ग है वो कौन सा होगा, 11 नंबर का होगा। और तत्व कौन सा होगा, आपका सिल्वर होगा, एजी होगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप देखते हो मोलरिटी वाला क्वेश्चन है और एक शानदार क्वेश्चन है। किसके अंदर पूछा है आपके, चलिए कौन सा, मोलरता पूछा, मोलरता पूछा है ना। तो मोलरता निकालने का अगर मैं फॉर्मूला आप बात करते हैं कि मोलरता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, मोलरता निकालने का 1.0 लीटर 98% W/W H2SO4 घनत्व आपको दिया हुआ है कि मोलरता क्या होगी। अगर बात करते हैं मोलरता की, मोलरता, मोलरता को लिखते हैं एम से लिखा जाता है। मोलरता को किससे लिखा जाता है, एम से लिखा जाता है। अब देखिए मोलरता एम, एम बराबर क्या होता है, वहां जो आपको ये परसेंट दिया है, कौन सा, ये वाला परसेंट दिया है, तो इसको भार के रूप में लिख सकते हैं कि जो परसेंट के रूप में भार दिया हुआ है, डब्ल्यू, ये जो परसेंट दिया है, कितना दिया है, वो आपका ऐसे ना करके ठीक है, ये देख लेते हैं। ये परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है W/W गुणा, फिर क्या दिया हुआ है, उसके साथ में आपका जो चीज दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 1.0 लीटर, हाँ। फिर आगे बात करते हैं, गुणा, घनत्व दिया हुआ है और गुणा 10 बट्टा टोटल क्या दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान। क्या दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान आपको दिया हुआ होना चाहिए। और मोलर द्रव्यमान आपके क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है, मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, जो आपका मोलर द्रव्यमान किसका होना चाहिए, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान होना चाहिए। H2SO4 का होता है 64 और 32, 96 और 98। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, H2SO4 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है आपके, कितना हो जाएगा, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान जो आपके हैं वो 98 हो जाता है, 98 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो कैसे करोगे, सॉल्यूशन के लिए फिर आप मान रख दो कि इसका मान कितना है, तो ये 98 गुणा, 98 गुणा कितना हो जाएगा 1.8, 1.8 गुणा 10 बट्टा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98 हो जाता है। फिर देखो ये 98 से 98 कट जाएगा, फिर ये 1.8 गुणा 10 करोगे तो कितना आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका लगभग इसके अनुसार कौन सा हो जाता है 18.4। इसको गुणा करना है, किसको गुणा करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाता है 18.4। क्या हो जाएगा
मोलरता ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका जो राइट आंसर बनता है किसके अकॉर्डिंग, आपका राइट आंसर बनेगा ए वाला बनेगा, ये हो जाता है। फिर आगे देखो, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और तत्वों के निष्कर्षण से संबंधित है और एक शानदार क्वेश्चन है कॉपर के निष्कर्षण में। कहां से कि कॉपर के निष्कर्षण में बेसेमर परिवर्तक में के अंदर जो बेसेमर कन्वर्टर होता है अभिक्रिया के कारण धातु बनता है। किस अभिक्रिया के कारण क्या बनेगा, कॉपर के निर्माण की यह अभिक्रिया होती है। किसके निर्माण की, कॉपर के निर्माण की अभिक्रिया होती है। कॉपर के निर्माण की महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है जिसमें क्या कर जाता है, जो कॉपर का ऑक्साइड है, जो कॉपर का ऑक्साइड होता है उस कॉपर के ऑक्साइड का क्या करवाया जाता है, उस कॉपर के ऑक्साइड का अपचयन करवाया जाता है। किसके साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ में करवाया जाता है। तो ये Cu2, ये यहां से क्वेश्चन आया था कि कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्या मिला जाता है, कॉपर सल्फाइड मिला जाता है। तो यहां पर ये कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी और ये SO2 बन जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है वो बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया आपको याद करनी पड़ेगी। कॉपर के निर्माण की अभिक्रिया होती है, इसमें Cu2S कॉपर का सल्फाइड और कॉपर का ऑक्साइड दोनों को अभिक्रिया करवाई जाती है, शुद्ध रूप से कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहां पे ना होके वो कितने नंबर का था, 43 नंबर का ही था ना क्वेश्चन। चलो एक मिनट पेपर के अंदर मैं देख लेता हूँ कि कौन से नंबर का क्वेश्चन था। 43 नंबर का ही था। अब 44 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है 44 ही होगा शायद, हाँ 44 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इधर ये क्वेश्चन कह रहा है, 44 नंबर का क्वेश्चन है, एक बेहद शानदार क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन जो है आपके वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। और ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके क्वथनांक के घटते हुए क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, बात करते हैं क्वथनांक के बारे में। हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केनों के क्वथनांक की बात करते हैं, तो क्वथनांक होता है, दो चीजें हैं कि अगर कोई एल्कीन क्या है, साकित है, एक साकित एल्किन है, उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, उसका क्वथनांक जो साकित एल्किन है उसका असाकित की तुलना में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाएगा। मतलब असाकित का क्या होता है, कम होता है, साकित का कम होता है, असाकित का क्या होता है, अधिक होता है, फिर या ज्यादा होता है। अगर आप पहले ऑप्शन देखोगे तो सबसे, और दूसरी, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा, कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक भी क्या होता है आपका, बढ़ता है। मतलब जो असाकित एल्केन होती है उनका क्वथनांक अधिक होता है, किनसे, साकित एल्केन की तुलना में क्या होता है। जैसे जैसे ब्रांचेज शाखाएं बढ़ेगी उसमें क्वथनांक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और असाकित जो है, जैसे मैं बात करूं कि ब्यूटेन, और अगर बात करते हैं, एक है ब्यूटेन और एक है पेंटेन, इन दोनों में क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, पेंटेन का ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की संख्या क्या है, कार्बन की संख्या क्या है, अधिक है, इसलिए ज्यादा हो जाएगा। एक ये है आपके CH3 CH3 और यहां पर भी क्या दिखा हुआ है, CH3 नियोपेंटेन है, और एक नॉर्मल पेंटेन है। तो इसमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, पेंटेन का ज्यादा होगा, नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर कार्बन तो बराबर है लेकिन यहां पर क्या हो गया है, शाखाएं निकल गई है, और शाखाएं निकलने के कारण क्वथनांक में क्या होती है, कमी आती है। तो अगर आप ऑप्शन को देखते हो, ऑप्शन देख के बता सकते हो, क्योंकि ब्यूटेन पहले नहीं आ सकता, क्योंकि ब्यूटेन से अधिक किसका होता है, पेंटेन का होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर नियोपेंटेन नहीं, दूसरा ऑप्शन नियोपेंटेन का ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि नियोपेंटेन से पहले किसका ज्यादा होता है, पेंटेन का सबसे ज्यादा होता है। जहां भी ऑप्शन के अंदर नॉर्मल पेंटेन आपको दिख रहा है वो आपका राइट हो जाएगा। नॉर्मल पेंटेन, फिर आइसोपेंटेन, फिर जैसे जैसे शाखाओं की संख्या देखो, इसमें नॉर्मल पेंटेन, इसमें कम शाखा है, इसमें ज्यादा शाखाएं हो जाएगी, ब्रांचेस बढ़ जाएगी, और फिर नॉर्मल ब्यूटेन का होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाता है, सी हो जाता है। और आप अपने पीवाईक्यू बुक के अंदर देखोगे तो इसको लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, और यहां से मैंने उठाया है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर मैट क्या होता है।
क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कॉपर मैट क्या होता है, तो कॉपर सल्फाइड और जब आयरन सल्फाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है, किसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड की जब भी अभिक्रिया करवाई जाती है तब एक क्या बनता है, मिश्रण प्राप्त होता है। किसका, ये कहां पे बनता है, ये जो आपका कॉपर का जब निष्कर्षण किया जाता है, कॉपर के निष्कर्षण के दौरान, देखो कॉपर से 2 क्वेश्चन आ गए और दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड के 9 सितंबर के पेपर में देखने को मिलेगा कि जब किसको, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड को जब आपस में मिलाया जाता है तब एक मिश्रण बनता है। और ये मिश्रण कहां पे बनेगा, जो आपका कॉपर का जब निष्कर्षण किया जाता है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी नंबर का ऑप्शन है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, इन दोनों का जो एक मिश्रण बनता है। ये क्या होता है, जब ये कॉपर के निष्कर्षण की विधि होती है तब यहां पर एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में बनता है, मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में क्या बनता है, कॉपर मैट बनता है। इसको क्या कहते हैं, कॉपर मैट कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉपर मैट कहते हैं। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, राइट आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मोल H2O को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलाम की संख्या कितनी होती है। जब भी 1 मोल ऑक्सीजन को क्या कर जाता है, 1 मोल ऑक्सीजन को, 1 मोल H2O को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करना है, तो देखिए जो H2O है इसको जब भी ऑक्सीकृत किया जाएगा तब क्या बनेगा, एक तो बने जाएगा ऑक्सीजन का अणु बनेगा एक, उसके साथ में क्या बनेंगे, 4 हाइड्रोजन बनेंगे और उसके साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, साथ में निकल जाते हैं। अब अपन कह सकते हैं कि 1 मोल, या कह रहे हैं कितने मोल है, 1 मोल की बात हो रही है, लेकिन यहां मैंने जो रिएक्शन लिखी है वो 2 मोल की लिखी है कि 2 मोल जब भी ऑक्सीजन जल का क्या कर जाता है, ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत किया जाता है तब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसके साथ में 4 हाइड्रोजन भी निकलती है। तो 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 मोल से कितने निकलेंगे, ये कितने मोल है, 2 मोल है, 1 मोल से कितने निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, 2 मोल अपन इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कुल चार्ज कितना हो जाएगा, इस अभिक्रिया के अंदर टोटल चार्ज की गणना करते हैं तो 1 कूलाम का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 कूलाम का टोटल मान 96,500 होता है। उसका किससे हो जाएगा, उसका क्या करना है, उसका ये 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन और 90, ये 96,500, इसको आप अगर गणना करते हो टोटल गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 193 और 193 इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 193,000, ठीक है, हाँ ठीक है, 000 और ये पीछे इसका क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाता है। फिर इसको देखो, अगर इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करते हो, आवेश ज्ञात करते हो तो आवेश ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 1.93 गुणा 10⁵ ये कूलाम, ये आपका राइट आंसर बैठेगा और डी हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर 1 मोल पूछा है, यहां मैंने लिखा है वो कितने हैं, 2 मोल से 4 मोल इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, तो 1 मोल को ऑक्सीकृत करने के लिए कितना होगा, 1 मोल H2O को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन और टोटल आवेश कूलाम के अकॉर्डिंग 2 गुणा 96,500 है, 96,500 और आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो ये कितना हो जाता है, 1.93 इंटू 10⁵ कूलाम हो जाता है, आपका राइट आंसर बैठ जाएगा। फिर कह रहा है कि अवशोषण शीर्ष के तरंग दैर्ध्य की ओर, अवशोषण शीर्ष के निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन क्या कहलाता है, निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन क्या कहलाता है आपका, ये तो बिल्कुल सिंपल है, अपने पीवाई की बुक को आप देखोगे तो उसमें वर्णोपकर्षी या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इफेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका जो बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जो जब लेसाने विलेन को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की
कुछ बूंदे मिलाई जाती है किसके अंदर, सोडियम संलग्न निष्कर्ष जो लैसाने विलेन अपन जिसको कहते हैं, उसके अंदर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाया जाता है तो एक बैंगनी रंग का संकुल बनेगा। देखो पूछेगा कि किस रंग का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो बैंगनी रंग का कॉम्प्लेक्स होता है, और वो किस आयन की किस तत्व की, वो सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है। किसकी उपस्थिति को दर्शाएगा, बैंगनी रंग अगर दे रहा है तो कौन से तत्वों की उपस्थिति को दर्शाएगा। तो यह भी पूछा जा सकता है कि रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है, और किस तत्व की उपस्थिति को वो प्रदर्शित करता है, तो वो सल्फर की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। निम्न रंग संकुल के निर्माण के कारण दिखाई देता है। तो वो जो आपका दिखाई देता है संकुल, ये सेकंड ग्रेड 2022 वाला जो पेपर था, या फिर संस्कृत एजुकेशन के अंदर क्वेश्चन आया था, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या बन जाएगा, सी बन जाता है। बाकी वाले ऑप्शन नहीं बैठेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन जो आपका राइट आंसर बैठता है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका कहां से है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, कि यदि 12 ग्राम यूरिया, 36 ग्राम ग्लूकोज और 68.4 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड 600 ml विलयन बनाया जाता है, तो विलयन का पराशरण दाब कितना होगा। आपको क्या निकालना है, पराशरण दाब है। और ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया है वो सॉल्यूशन वाले पार्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सॉल्यूशन वाला जो आपका पार्ट है वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो आपके दिया हुआ है ग्राम के अंदर दिया हुआ है, तो फिर उसमें मोल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 12 ग्राम यूरिया है, इसको मोल में कन्वर्ट करो, 36 ग्राम ग्लूकोज है, इसको मोल में करना पड़ेगा, और जो 68.4 ग्राम सुक्रोज दिया हुआ है इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप मोल के अंदर कन्वर्ट करते हो तो जो इसका मोलर द्रव्यमान होता है, यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान, ये जो ग्राम में दिया हुआ भार और इसका मोलर द्रव्यमान को अगर आप डिवाइड करते हो तो फिर आपका किस में आ जाएगा, इसके मोल प्राप्त हो जाते हैं। तो मोल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, किसके बारे में, यूरिया मोल ज्ञात करने हैं। यूरिया के कितने मोल हो जाएंगे, यूरिया के मोल हो जाएंगे, यूरिया का आपको जो यहाँ भार दिया है वो कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है। और 12 के अंदर, और जो यूरिया का, आपके जो यूरिया का क्या आता है, आपके यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान आता है वो क्रिया, यूरिया का सूत्र होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। कितना हो जाएगा, इसका मोलर द्रव्यमान हो जाता है 60 हो जाता है, 60, फिर इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, 12.60 होते हैं 0.5 आ जाएगा, 0.6 मोल आ जाएगा ना, 0.6 मोल आ जाएगा इसका, 0.6, उसका कितना होता है, 12, 36, 12, एक मिनट, हाँ एक मिनट देखते हैं। यहाँ 12 के अंदर 60 का भाग देना है तो 0.2 मोल आएगा। कितना आएगा, 0.2 मोल आ जाएगा। फिर दूसरा देखो किसका है, 36 ग्राम ग्लूकोज का दिया हुआ है। ग्लूकोज का कितना होता है, ग्लूकोज के मोल निकाल दो आप। ग्लूकोज के मोल कितने दिए, 36/180 होता है। ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है। इसका भी कितना आएगा, आप इसका जोड़ बाकी करोगे, गुणा भाग जो भी करना है वो करोगे तो 0.2 मोल आ जाएगा। और लास्ट में जो आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, सुक्रोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सुक्रोज के मोल आपको ज्ञात करने हैं। और सुक्रोज का मोल होता है वो कितना दिया है आपके वहां पे, यहाँ पे लिखा है 68.4 ग्राम जो भार दिया हुआ है, 68.4 ग्राम। और टोटल इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 342 होता है, 342 होता है। और यहाँ भी कितना आता है, 0.2 मोल इसके क्या आ जाते हैं, मोल आ जाते हैं। अब मोल में कन्वर्ट करने के बाद में फिर टोटल मोल निकालो, कुल मोल कितने प्राप्त हो गए, कुल मोल हो गए आपके, जो टोटल मोल हो जाते हैं वो कितने होते हैं, 0.2 प्लस 0.2
0.2 प्लस 0.2 टोटल कितना होगा 0.6 मोल प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए? टोटल 0.6 मोल प्राप्त हो गए। अगर आप देखते हो फिर उसके बाद में देखो आयतन जो दिया है आपका किस में दिया है, जो 600 मिलीलीटर के अंदर दिया है, आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? जो आयतन दिया है उसको मिलीलीटर में चेंज करोगे तो 600 ml, 600 ml बराबर लीटर में करोगे तो कितना होगा 0.6 लीटर हो जाएगा। 0.6 क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? लीटर हो जाता है। और विलयन का जो तापमान दिया है, टेम्परेचर दिया है, वो किसके अंदर दिया है? टेम्परेचर जो आपका दिया है किसके अंदर दिया है? डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दिया है, तो फिर उसको केल्विन में करना पड़ेगा। और केल्विन में करने के लिए 273 के अंदर डिग्री सेंटीग्रेड को जोड़ दिया जाता है, तब वो आपका कितना हो जाएगा? ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 प्लस 273 कितना हो जाता है? टोटल 300 के आसपास बैठ जाता है। और ये 300 केल्विन हो जाता है। कितना हो जाता है? 300 केल्विन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सीधा फॉर्मूले के अंदर मान ही रखना है, सीधा फॉर्मूले के अंदर मान रखना है। और फॉर्मूला जो आपका बनता है वो क्या होता है? पाई बराबर क्या होता है? कुल मोल बटा फिर पाई बराबर प्रश्न दाब बराबर कुल मोल। कुल मोल कितने? कुल मोल बट्टा कुल मोल बट्टा टोटल कितना हो जाएगा? कुल आयतन। कुल आयतन, कुल मोल बट्टा कुल आयतन गुणा आर गुणा टी, आर गुणा टी हो जाएगा। फिर बराबर कर लो, कुल मोल कितने आए? 0.6, कुल आयतन कितना? 0.6। आर का मान कितना होता है? आर का मान होता है 0.821 गुणा टी का मान कितना होता है? 300 हो जाएगा। 0.6 से 0.6 कट जाएगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे, जब आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो आपका जो आंसर बैठेगा किसका? इन दोनों का कैलकुलेशन करना है। और इसमें आपका जो आंसर बैठता है वो क्या आता है? यहाँ आपका बैठेगा 24 पॉइंट, ये वाला 2 पॉइंट मतलब 24.63 ATM आपका क्या बैठेगा? पराशरण दाब का मान आता है। तो सबसे पहले इनको आप मोल के अंदर चेंज कर दिए। 12 ग्राम यूरिया को मोल में चेंज करा, कितना आया? 0.2। इसका भी कितना आया? 0.2। और इसका भी कितना आया? 0.2। जो ग्राम में भार दिया है उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग दे दीजिए, वो मोल में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ जो तापमान दिया है वो 27 डिग्री या केल्विन में चेंज करोगे, कितना आएगा? 300। और ये 0.6 क्या आ जाएगा? लीटर आ जाएगा। फिर आपको निकालना है तो कुल आयतन बटा मतलब कुल मोल कितने? 0.6। ये 0.6 बट्टा टोटल आयतन कितना? 0.6। आर गुणा टी, आर का मान होता है 0.8821 गुणा टोटल तापमान कितना? 300। ये यहाँ से हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, और इसको गुणा करोगे तब आ जाएगा आपके 24.63 ATM आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है। ये राइट आंसर बैठेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके 2 क्वेश्चन मैंने ले लिए इस पेपर के अंदर, हालांकि एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा 2 नहीं आएंगे, एक ही क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम 1 में दिए गए कोलाइडल का सुमेलन कॉलम 2 से किए गए कोलाइडल से कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो फिर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कैसे करना है? मक्खन, जो आपका कोलाइडल तंत्र दिया हुआ है, कोलाइडल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मक्खन आता है। मक्खन किसका होता है? जेल के अंदर आता है। मक्खन किस में आता है? जेल के अंदर आता है। और फिर जो आप देखोगे तो इमल्सन, इमल्सन देखिए, इमल्सन के अंदर क्या होता है? द्रव प्लस द्रव होता है। तो जो बालों की क्रीम होती है वो इमल्सन होती है। पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा आपको यहां दिख रहा है, पहले का तीसरा आपको यहां दिख रहा है, तो पहला कट जाएगा और तीसरा आंसर कट जाता है, पहला और तीसरा कट जाएगा। फिर आप देखिए जो साबुन के झाग होते हैं वो फॉर्म होते हैं, मतलब लास्ट का डी आना चाहिए, लास्ट में डी आना चाहिए। तो इसमें भी लास्ट में डी आ रहा है और इसमें भी लास्ट में डी आ रहा है, ये भी सही, दोनों हो सकते हैं। फिर आप बालों की क्रीम है, इमल्सन, इमल्सन 2 नंबर पे, मतलब सी का 2 आना चाहिए। सी का 2 कहाँ है? यहाँ सी का 1 है, ये गलत है, यहाँ सी का 2 है, तो ये राइट हो जाएगा। और राइट आंसर क्या हो जाता है? पहले का तीसरा। पहले का तीसरा मतलब मक्खन क्या है? जेल है। बादल क्या है? एरोसोल है। एरोसोल है। बालों की क्रीम क्या होती है? बालों की क्रीम आपकी क्या होती है? बालों की क्रीम होती है वो आपके इमल्सन होती है। और साबुन के झाग क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, आप इस क्वेश्चन को अगर जूम करके देखोगे तो आपका राइट आंसर बनता है 3 1 2 4। 3 1 2 4 कहां है? राइट ऑप्शन डी में जाके बैठता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले टॉपिक जो आपका क्वेश्चन है, हाँ ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम 1 में अणुओं को कॉलम 2 की उनकी ज्यामिति से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप ये देखिए, अब आपने अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं जा रहा है ना, तो आप ये देखिए कि जो SF4 की स्ट्रक्चर होती है, SF4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सीसॉ होती है, ढेकुली के समान होती है। किसके समान? ढेकुली के समान होती है। तो अगर आप इंग्लिश, हिंदी में के अंदर थोड़ी सी एरर थी, अगर आप ऑप्शन अंग्रेजी में देखोगे, इंग्लिश का ऑप्शन देखोगे, तो यहां पर ये SF4 है, वो आ जाएगा C100 के अंदर आ जाएगा। मतलब बी का आपके ऑप्शन पहला सही बैठता है, बी का ऑप्शन पहला सही बैठ रहा है, बी का ऑप्शन पहला सही बैठ रहा है। देखिए यहां ये बी का ऑप्शन पहला सही बैठ रहा है, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हो XCF2 की बात करते हो, जिनॉन का कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, रेखीय होती है। और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, रेखीय होती है। तो आप देखिए सी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाता है, ये भी सही है। IF5 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वर्गाकार पिरामिड होती है, ये भी सही बैठ जाएगा, ये भी सही बैठ जाता है। और PCl की कौन सी होती है, त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। और PCl की कौन सी होती है, त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो कौन सा बन जाता है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपके क्या बन जाता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट हो जाता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि PCl के अंदर क्या होता है, PCl3 है, इसकी संरचना त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। और इसके अंदर जो संकरण होता है, इसके अंदर जो आपका संकरण बैठेगा वो संकरण कौन सा होता है, इसके अंदर संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है। SF4 के अंदर अगर SF4 का एक क्वेश्चन आगे और आएगा, SF4 को देखते हो तो इसके अंदर जो आपका संकरण बैठता है वो कौन सा होता है, sp3d संकरण होता है। देखो याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हो जो बोलने पर भी आपको याद हो जाती है, इसलिए ये सॉल्यूशन करवा देता हूं। तो ये sp3d संकरण हो जाएगा। XCF2 के अंदर भी कौन सा संकरण होता है, sp3d संकरण होता है। और IF5 के अंदर कौन सा संकरण होता है, आपके sp3d2 संकरण होता है। कौन सा होता है, sp3d2 संकरण होता है। और SF4 के अंदर जो दो लॉन पेयर होते हैं वो विषुवतीय स्थिति के अंदर होते हैं, ताकि उनके अंदर क्या हो, न्यूनतम प्रतिकर्षण हो सके। तो ये आगे एक क्वेश्चन आपके आएगा, यहाँ sp3d संकरण हो जाएगा। और इसका राइट आंसर जो होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फिर आगे देखो, यहां अगर आप बात करते हो, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत लेवल का भी क्वेश्चन आप कह सकते हो कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम के रूप में आपको इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है ना। देखो कि दृश्य क्षेत्र में निम्नलिखित संकुल आयनों द्वारा अवशोषित तरंग दैर्ध्य लैम्डा, इसका का बढ़ता हुआ सही क्रम आपको देखना है। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिगेंडों की प्रबलता को देखना पड़ेगा। लिगेंडों की जो प्रबलता होती है, इसमें 3 प्रकार के लिगेंड दिए गए हैं। एक H2O दिया हुआ है, एक आपके Cl दिया हुआ है, एक आपके H2O दिया हुआ है, और एक आपके क्या दिया हुआ है, NH3 एमिन लिगेंड दिया हुआ है। इन तीनों में सबसे अधिक जो प्रबल लिगेंड होता है वो कौन सा होता है, एमिन होता है, उसके बाद H2 होता है। ये सीरीज के अंदर आपको याद होना चाहिए कि लिगेंडों की प्रबलता का क्रम ये होता है। अगर लिगेंड प्रबल है, अगर लिगेंड प्रबल है तो उसके लिए CFSE का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और जिसके लिए क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE जिसको कहते हैं, जिसके लिए डेल्टा 0 जिसको अपन कह सकते हैं, ये ज्यादा होगा, तो फिर उसका जो लैम्डा होगा, उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम हो जाएगा। वो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अपन कह सकते हैं कि जो CFSE होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो CFSE होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब यहां देखो, जिसके लिए CFSE का मान ज्यादा आएगा उसके लिए फिर क्या देखोगे आप, सीधा वो
CFSE वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं है, लिगेंड प्रबल है तो फिर उसका कम आ जाएगा। तो सबसे जो ज्यादा ऊर्जा होगी, ज्यादा ऊर्जा इसकी होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसकी होगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा आपके कौन सा, जो 4 नंबर का ऑप्शन है इसके अंदर। और उसके बाद देखो यहां तो ठीक है कि इसके अंदर ये सबसे प्रबल लिगेंड है, तो इसकी CFSE का मान सबसे ज्यादा होगा, और इसके लिए इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर अगर अपन बात करते हैं किसकी कम हो जाएगी, सबसे D होगा उसकी सबसे कम होगी। तो D में सबसे कम कहां दिख रही है, D में के अंदर यहाँ C सबसे कम दिख रही है, C की सबसे कम नहीं होगी, यहाँ B की सबसे कम दिख रही है, B की भी सबसे कम नहीं होगी, यहाँ D की सबसे कम दिख रही है। तो इसका राइट आंसर तो आपका C बैठ गया, C हो जाएगा। या A की बैठ रही है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। फिर बात करते हैं कि यहां देखिए FeCl3 सबसे दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है तो इसकी तो सबसे क्या होगी, दुर्बल लिगेंड है, कौन है, FeCl3 सबसे दुर्बल लिगेंड है। और फिर देखो इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो Fe+2 के अंदर है और Fe सेकेंड है। अब जब इसकी आप ऑक्सीकरण स्टेज निकालोगे तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था Fe सेकेंड है और ये वाला Fe थर्ड है। इन दोनों में किसकी CFSE का मान ज्यादा होता है, इन दोनों के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो जो ये वाला होता है थर्ड वाला, इसकी CFSE का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। इसकी CFSE का मान कम होता है तो फिर इसका तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं अधिक हो जाएगा, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगा। तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर पे आएगा। फिर कौन सा आएगा, ये C नंबर का आएगा, 3 नंबर वाला आ जाएगा, फिर 2 नंबर वाला आ जाएगा और फिर 4 नंबर वाला आ जाएगा। मतलब A पे सबसे पहले, फिर AC, ये A, ये C, ये B, AC, B और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, D हो जाएगा। तो इसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा क्योंकि यहां लिगेंड कौन सा है, प्रबल है। वैसे ऑप्शन से देखने पर आपको ये लिगेंडों की प्रबलता वाला ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित संकुल में किसका चुंबकीय आघूर्ण उच्चतम होता है। चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना है, यहां निकालने बैठ गए तो फिर क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन आपको देखना है कि चुंबकीय आघूर्ण अगर मान निकालना है तो फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है चुंबकीय आघूर्ण उसी पे निर्भर करता है। इसमें पूछा है उच्चतम पूछा है, तो जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। आप देखोगे F6 ये Fe+3 के रूप में होगा, Fe+3 के रूप में होगा, और इसका जो चुंबकीय, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2 +3 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे, 1 ये जाएगा, ये हो जाएगा 3d5। 3d5 है तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब 5 होती है क्योंकि यहां पर जो लिगेंड है वो कैसा है, दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है। यहां पर देखिए Fe+3 ये भी है, लेकिन यहां पर जो आपका है या प्रबल लिगेंड होने के कारण इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, और इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां भी, यहां होगा 3d6 3d5 4s2 और +3 है, Mn+3 है तो 2 1 और 3d4 हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। COF6 कोबाल्ट कितने पे आता है, कोबाल्ट आता है 27 पे, 27 पे आता है तो 3d7 4s2, यहाँ +3 है तो 2 1 3d6 आ जाएगा। 3d6 के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉनों की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होता है, उच्चतम होता है। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है, उच्चतम होता है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था, लेकिन इसकी कैलकुलेशन के जो
वैल्यू आ रही है वो सही नहीं बैठ रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन की वैल्यू है जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी सही नहीं बैठ रही है। मैं इसको अलग से एक लैम्डा मैक्सिमम वाला थोड़ा सा समझ के इसको फिर वापस आपके सामने लेके आऊंगा। जो आप लैम्डा मैक्सिमम के 1-2 दिन के अंदर वीडियो डालने वाला हूं मैं, तो ये वो क्वेश्चन मैं आपको वहां करवा दूंगा। इसकी वैल्यू एकदम कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, यहां इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बैठ रही है, क्योंकि ये आरपीएससी का पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बैठ रही। मैंने ट्राई किया था, तो इसको मैं वापस एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बैठ के इसको थोड़ा सा सही करके और आपके सामने इसको इस वीडियो जो लैम्डा मैक्सिमम वाला होगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा। एक क्वेश्चन आप याद रख लेना कौन से नंबर का है, 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने पेंडिंग रहेगा, देख लेना। ठीक है, उसको मैं करवा दूंगा आपको। फिर देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम मधुरक जो होता है उसकी पहचान कीजिए जिसका माधुर्य मान क्या होता है, उच्चतम होता है। और ये याद रखने वाली बात है, एलिटम होता है इसका माधुर्य मान शर्करा से ये कितना गुना, 2000 गुना क्या होता है, शर्करा से आपका 2000 गुना मीठा होता है। और ये एस्पार्टम होता है वो शर्करा से 100 गुना मीठा होता है। सैकरिन होता है, सुक्रालोज कितना होता है, शायद 650 550, शायद आपके 600 गुना मीठा होता है ये। अब आपको वैल्यू याद रखनी है, 600 गुना मीठा होता है, ये तो वैल्यू याद रख लोगे। सबसे ज्यादा किसका होता है, एलिटम का होता है, ये आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन कार्बोकैटायन के स्थायित्व वाला क्वेश्चन आया है। और अगर बात करते हो सीधा क्वेश्चन ऑप्शन देख से आपको उत्तर मिल रहा होगा। कार्बोकैटायन के स्थायित्व वाला मैंने आपको बताया था कि कार्बोकैटायन के स्थायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, अब देखिए ये कौन सा है, एलिलिक है, और ये कौन सा है, एल्किल कार्बोकैटायन है। और एल्किल की तुलना में एलिलिक का ज्यादा होता है या एल्किल का ज्यादा बता रखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, ये नहीं है। बाकी वाले ऑप्शन को आपको चेक करना, ये देखो ये एलिलिक है, ये एल्किल है, तो आपका कौन सा स्थायी होगा, ये हो जाएगा। और इन दोनों के अंदर भी देखो तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 57 नंबर का क्वेश्चन है, 57 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, असत्य इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये कह रहा है कि अब देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसके अंदर आपको भी अगर इलेक्ट्रोमरी जो प्रभाव होता है, इलेक्ट्रोमरी जो इफेक्ट होता है वो एक अस्थायी होता है, उसको ध्यान रख लेना है। अणु में प्रेरणिक प्रभाव के लिए केवल एक ध्रुवीय आबंध की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही कथन है कि अणु के अंदर, ये क्वेश्चन आपके सीधा छपेगा सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको आप देख के जाना। मैं सही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो आबंध की आवश्यकता होती है, केवल एक ध्रुवीय बंध की आवश्यकता होती है, किसके लिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए केवल एक ध्रुवीय आबंध की आवश्यकता होती है। एक या अधिक बहु आबंध वाले यौगिकों में एक या जो एक से अधिक बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यौगिक होते हैं, उसमें वो इलेक्ट्रोमरी प्रभाव दर्शाते हैं, इलेक्ट्रोमरी इफेक्ट दर्शाते हैं, ये भी सही है। प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक आपका परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। ये परमानेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से संबंधित होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों क्या क्या होता है, ट्रांसफर होता है, विस्थापन होता है, एक स्थायी होता है। इलेक्ट्रोमरी प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, स्थायी नहीं है, ये क्या है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, अस्थायी प्रभाव होता है। और अस्थायी प्रभाव होता है, स्थायी प्रभाव नहीं होता। कैसा होता है, अस्थायी प्रभाव है जो साझा इलेक्ट्रॉन की युग्म स्थानांतरण से होता है। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन गलत है, स्थायी नहीं होके इलेक्ट्रोमरी जो इफेक्ट होता है वो स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, स्थायी होता है। फिर देखिए ये एक आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन आपको कब मिलेगा, यही क्वेश्चन आपको 9 सितंबर को देखने को मिलेगा। याद कर लेना इसको, आप देख लेना इसको, 9 सितंबर को मिलेगा। एक कण के लिए स्थिति और वेग अनिश्चितता, मतलब आपके स्थिति के अंदर अनिश्चितता दी हुई है। स्थिति के अंदर अनिश्चितता कितनी दी हुई है, 10 की घात 10 की पावर -10 मीटर स्थिति के अंदर दी हुई है। फिर आपकी वेग के अंदर क्या दी हुई है, अनिश्चितता दी हुई है 6.6
3.62 गुणा 10⁻⁻24 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। कण का द्रव्यमान क्या होगा, आपको क्या निकालना है, m निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए आप अगर देखते हो तो उसका जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का फॉर्मूला आता है, उसका जो मान होता है हाइजेनबर्ग के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनुसार अगर आपको अनिश्चितता निकालती है तो डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई, ये हाइजेनबर्ग के अनुसार होता है। और डेल्टा पी को अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम गुणा डेल्टा वी, है ना, एम गुणा वी होता है। तो यहां अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा एम गुणा डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, ये m का मान निकालना, तो m को आगे ले लो, m को आगे ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, m को आगे ले लिया तो ये हो जाएगा h अपॉन डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा वी, और यहां पर किसका मान, h तो ऊपर आ जाएगा आपके, ठीक है, v भी ऊपर आ जाएगा, और जो पीछे बचेगा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स भी आ गया, और ये 4 पाई आ जाएगा, ठीक है, इसका मान आ जाएगा। जब आप इसके अंदर मान रख लोगे, जब आप इसके अंदर h का मान आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, h का मान देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 दिया हुआ है, तो ये तो दिया हुआ है ही। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर अगर मान रख लेते हो, पूरी कैलकुलेशन जो वैल्यू दी हुई है वो आप रख लेना, तो आज आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है। और अपन ने यहाँ पर जो आपकी कण और स्थिति, ये स्थिति के अंदर दिया हुआ है और ये आपका वेग के अंदर अनिश्चितता दी हुई है, तो फिर आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, ये हाइजेनबर्ग के अनुसार होता है, और ये फॉर्मूला के अंदर सीधी वैल्यू ही तो रखनी है, वैल्यू रख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने करवा रखा है, देखो आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज रखा था, और एक मैंने छोटा सा वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो के अंदर इसका मैंने सॉल्यूशन भी करवाया था, इसको मैंने बताया था। ये कह रहा है कि उच्च क्वथनांक वाले ऐसे यौगिक उनके क्वथनांक से पूर्व विघटित हो जाते हैं, क्वथनांक से पहले पूर्व विघटित हो जाते हैं, उनको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो कम दाब पर जो आसवन विधि होती है वो क्या करती है, जिनके क्वथनांक में बहुत पर्याप्त अंतर नहीं होता है, तो ये क्वथनांक, उच्च क्वथनांक वाले ऐसे यौगिक उनके क्वथनांक से पहले ही विघटित हो जाएंगे, तो फिर उनके के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, कम दाब पर आसवन विधि होती है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला देखो, ये बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने इसको समझ लिया, इसको कर लिया, तो फिर देखिए कि 4 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या नीचे दी गई है, 4 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या आपको क्या की है, नीचे दी गई है। अब क्वेश्चन को छोड़िए, ठीक है, यहां दिया हुआ है, ये आपको n+l के नियम से करना है, n+l के नियमानुसार। n+l का नियम क्या कहता है कि जिसके लिए n+l का मान कम आएगा, जिन कक्षकों के लिए n+ या जिन इलेक्ट्रॉनों के लिए, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनों के, जिन इलेक्ट्रॉनों के लिए, जिन कक्षकों के लिए n+l का मान कम होगा, उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। अगर दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान आ रहा है तो फिर कैसे करेंगे, तो जिसके लिए n का मान कम होता है उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए n+l का मान कितना आएगा, इसके लिए आएगा 3+0, 3+0 कितना आएगा, 3 आएगा, n और ये l, इन दोनों को जोड़ना है, n+l यहीं से आएगा। इसके लिए 4+1 कितना आएगा, 5 आएगा, 4+2 कितना आएगा, 4+2 कितना आएगा, 6 आएगा, 3+2 कितना आएगा, 3+2 कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप ये सोचिए कि जिसके लिए ऊर्जा का मान क्या है, कम है, जिसके लिए ऊर्जा का मान क्या है, इसको किनका, इनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ऊर्जा किन के लिए ज्यादा होगी, तो जिनके लिए n+l का मान ज्यादा होगा उनके लिए ऊर्जा भी क्या होती है, ज्यादा होती है, उनके लिए ऊर्जा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर अपन बात करते हैं
आंसर क्या बैठेगा, बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। बढ़ते हुए का मतलब सबसे पहले कम, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, और फिर सबसे ज्यादा अगर होता है तो फिर उसकी बात करनी है। तो फिर आप देखिए n प्लस एल का मान सबसे अधिक कहां पे आ रहा है, सबसे अधिक इसके लिए आ रहा है 3 आ रहा है, 3 पे आ रही है ना। तो इसका मान सबसे जो सी ऑप्शन है इसके लिए n प्लस एल का मान क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो फिर सी ऑप्शन वाला है जो है जो क्वांटम संख्या दी हुई है उसके लिए ऊर्जा का मान सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। लास्ट में 3 आना चाहिए, यहां भी 3 है और यहां भी क्या है, 3 है, ये सही है। ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। उसके बाद में देखो 5 वाले होने चाहिए, 5 वाले दोनों है। 6 के बाद में क्या है, 5 है, 5 वाले कितने हैं, 2 है। तो जिसके लिए n का मान कम है, इसके लिए n 3 है और इसके लिए n का मान कितना है, इसके लिए 3 है और इसके लिए n का मान कितना है, दूसरे के लिए कितना है, 4 है। तो जिसके लिए n का मान कम हो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर n का मान 4 है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो फिर कौन सा हो जाएगा, पहले आ जाएगा 3 नंबर का, है ना, सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 नंबर का। उसके बाद में कौन सा होगा, n और l का मान समान, n और l का मान यहाँ पे आपके समान हो गया। फिर जिसका मान n का ज्यादा, यहाँ n का मान 3 है, यहाँ n का मान क्या है, 4 है। अगर क्वांटम संख्याओं के लिए n प्लस l का मान क्या है, समान आया है, तो जिसके लिए n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। यहाँ n का मान 4 है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। बढ़ते हुए क्रम में बताया है तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, जो आपका 2 नंबर है वो आ जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद में कौन सी आ जाएगी, ये अपने आप आ जाएगी 4 की, और उसके बाद अपने आप कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर का आ जाएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3, राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। समझ में आ गया है तो बिल्कुल सही बात है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन है वो n प्लस एल के नियमानुसार निकाल दो। जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम, और n प्लस एल का मान जिसके लिए ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर दो कक्षकों के लिए या इलेक्ट्रॉनों के लिए जो n प्लस एल का मान है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो जिसके लिए l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका हो जाता है। आगे अपन अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 1 घंटे से ऊपर टाइम होने को आया है। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहा, गलत कथन की बात हो रही है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल ये सही कथन है कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या नहीं करता है। ये कथन आपका बिल्कुल क्या है, देखो स्टेटमेंट नीचे दिए हुए होंगे, थोड़ा नीचे स्टेटमेंट भी दिए हुए होंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट करते हैं वापस, नीचे स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं। फिर है ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन से क्या होती है, अधिक होती है। अगर आप देखते हो कि एक आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन 2 जगह अपवाद आ जाता है, लिथियम, उसके बाद में किसकी होती है, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, उसके बाद में किसकी आ जाती है, ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन, और उसके बाद में किसकी आती है, फ्लोरीन की आती है, और उसके बाद में किसकी आती है, नियोन की आती है। अगर आप बात करते हो तो प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या हो जाता है, किसका हो जाता है, ये हो जाता है प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम। तो यहां पर कह रहा है कि ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। बिल्कुल गलत बात है कि प्रथम आयनन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की हो जाएगी। तो ये वाला कथन क्या है, गलत हो जाएगा। समूह 16 में जो वर्ग आपका 16 होता है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो क्या होती है, सबसे कम ऋणात्मक होती है। कितनी होती है, -200 होती है। बिल्कुल सही बात है कि वर्ग 16 के अंदर जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। जो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम होता है FONCl, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम ये होता है कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन, और उसके बाद में क्लोरीन होता है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी हुई, ये कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणी होता है। बिल्कुल गलत बात है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होता है, किससे, नाइट्रोजन से। ये विद्युत ऋणता का क्रम होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, FONCl याद रख लेना, FONCl, फोन कल करूंगा, ऐसे याद रखना, फोन कल करूंगा। तो ये FON
ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की हो रही। ऑप्शन कह रहा है कि नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। ये कथन भी क्या है, गलत है। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है कि दूसरा और चौथा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाता है, गलत है। एक बार क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन पेपर से आप मिलान कर लेना। 61 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर जो आपका कौन सा हो जाता है, सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम के प्रथम आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम बताना है। घटता हुआ क्रम आप बताओगे तो सबसे ज्यादा जो आयनन एंथैल्पी होती है वर्ग संख्या 13 में बोरॉन की सबसे ज्यादा होती है। किसकी होती है, अब आप एक वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो आयनन एंथैल्पी के मान में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आएगी। तो यहां सबसे ज्यादा जो आयनन एंथैल्पी किसकी होती है, बोरॉन की होती है। तो यहां बोरॉन 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 चल रहा है। उसके बाद में आता क्या है, देखो यहां पर होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होता है। ठीक है, अब होनी किसकी चाहिए, एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा पहले किसकी आ जाती है, थैलियम की ज्यादा हो जाती है, उसके बाद गैलियम की हो जाती है, एल्यूमिनियम की सबसे कम हो जाती है और इंडियम की तो वैसे भी सबसे कम होती है। तो यहां पर जो अपवाद देखने को मिलता है वो एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर देखने को मिलता है और थैलियम और इंडियम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनता है, डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट बनेगा कि सबसे ज्यादा जो आयनन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है, प्रथम आयनन एंथैल्पी बोरॉन की सबसे ज्यादा होती है। तो ये डी आंसर राइट हो जाता है, इसको आप कर लेना, अच्छे से आपका हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं, जो क्वेश्चन आया है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अपने काम की बायोलॉजी नहीं है। आपका जो सॉल्यूशन करवाएंगे वो अरविंद फौजदार सर करवाएंगे। आगे अपन केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ है वो देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं बस, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करवाया है तो फिर देखना तो पड़ेगा, है ना। वापस केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है वो देखते हैं। ये केमिस्ट्री आ गई आपके, कार्बोक्सिलिक अम्लों से। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनके अम्लीयता के सामर्थ्य में अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, घटते का मतलब सबसे पहले है वो ज्यादा आएगी, उसके बाद में नीचे धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब अगर अपन बात करते हैं, अब अगर अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता, किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता में जो आपका पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल की अम्लीयता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह नहीं होता है। तो यहां सबसे ज्यादा किसकी होगी, फॉर्मिक अम्ल की। उसके बाद में किसकी होती है, एसिटिक अम्ल की। और उसके बाद में कार्बन की संख्या अगर बढ़ती जाती है, कार्बन की संख्या अगर बढ़ती जाती है तो फिर अम्लीयता में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। ये सबसे प्रबल अम्ल होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है, कौन सा होता है, ये हो जाएगा। तो अगर आपको दो ऑप्शन के अंदर एक फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दिख रही है तो उसमें से ज्यादा कहां पे, ये फॉर्मिक एसिड दिख रहा है और ये आपका एसिटिक एसिड दिख रहा है। तो इन दोनों में आप ये तुलना कर लीजिए कि फॉर्मिक एसिड सबसे पहले आएगा। कौन आएगा सबसे पहले, फॉर्मिक एसिड होगा वो सबसे पहले आएगा। अब देखो उसके बाद में आती है हेलो अल्फा अम्लों की, अल्फा अम्लों की अम्लीयता। अगर कार्बोक्सिलिक समूह से, कार्बोक्सिलिक समूह के पास वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो हैलोजन मतलब विद्युत ऋणता बढ़ने पर क्या होती है, अम्लीयता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। FCH2COOH ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद में फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन आ जाता है, ClCH2COOH, इसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। और उसके बाद में Br ये CH2COOH और उसके बाद में CH2COOH ये सबसे अधिक हो जाएगी, फ्लोरीन की सबसे अधिक। अगर कोई अधिक विद्युत ऋणी वाला
तत्व वाला जो परमाणु होता है, जो तत्व होता है वो जुड़ता है, अगर अधिक विद्युतणता वाला तत्व इस कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ता है, उसके पास वाले कार्बन से जुड़ता है, तो फिर वहां क्या होगी, अम्लीयता के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा, आपका ये 3 नंबर वाला है, वो सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन, उसके बाद में बात करते हैं, देखिए उसके बाद में ये फॉर्मिक एसिड, उसके बाद में ये बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये बेंजिक फॉर्मिक एसिड सबसे अधिक स्थायी होता है। उसके बाद में ये होगा, और उसके बाद में CH3COOH अगर बात करते हैं तो ये होता है। तो आप देखिए सबसे अधिक जो अम्लीय होगा वो कौन सा होगा, फ्लोरो वाला होगा। तो ये सबसे अधिक फ्लोरो वाला होगा। इसकी प्रबलता सबसे ज्यादा होती है 3 नंबर की होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, 3 नंबर की होती है। उसके बाद में किसकी आएगी, 1 नंबर की आएगी। 3 नंबर के बाद में 1 नंबर की आएगी। 1 नंबर के बाद में किसकी आती है, 2 नंबर की आती है, और 2 नंबर के बाद में लास्ट है वो चौथे नंबर का आएगा। तो इसको घटते हुए क्रम में बताना है। अगर आप इसको घटते हुए क्रम के अंदर सेट करते हो तो फिर आपका जो राइट आंसर बनता है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सी 3 1 2 और 4, 3 1 2 और 4, 3 की सबसे ज्यादा, फिर 1 की सबसे ज्यादा, फिर 2 की ज्यादा, और सबसे कम होती है वो किसकी होती है, 4 नंबर की होती है। और राइट आंसर जो आपका होता है वो क्या बन जाता है, सी वाला बन जाएगा। राइट आंसर कौन सा बनेगा, सी वाला है वो आपके क्या बन जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं किसके बारे में, आगे बात करो, देखो अगला क्वेश्चन देखते, जल्दी से इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गोलिकाकार, मतलब जिसको कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसको कहते हैं ना, ग्लोबुलर प्रोटीन की संख्या है इंसुलिन, केरेटिन और मायोसिन। अब देखो यहां पर अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात हुई है ना, तो उसके अंदर आपका जो एग्जाम्पल आता है वो एक आता है इंसुलिन आता है, एक आपका जो आता है वो हीमोग्लोबिन आता है, और दूसरा जो आपका एग्जाम्पल आता है वो कौन सा आता है, एल्बुमिन आता है। कौन सा आता है, एल्बुमिन आता है। ये तीनों कौन से प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो आपका ये इंसुलिन पड़ा है और ये आपका एल्बुमिन पड़ा है। टोटल कितने हुए, एक ये हो गया, एक ये होगा, कितने हुए, 2 हुए। तो 2 आपके इसके अंदर क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। उसके बाद में नाम पड़ा है केरेटिन, मायोसिन। केरेटिन और मायोसिन ये दोनों क्या होते हैं, फाइबर प्रोटीन होते हैं, रेशेदार प्रोटीन होते हैं। इसके साथ में कोलेजन भी होता है। कोलेजन भी एक प्रकार का क्या होता है, फाइबर प्रोटीन होता है। ये जो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। कौन, जो फाइबर प्रोटीन होते हैं जल में अविलेय होते हैं। ये इंसुलिन, हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन ये जल में क्या होते हैं, ये जल के अंदर क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ये जल के अंदर क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो आपके इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन की बात करते हो कि लेंथेनेड आयनों को उनके चुंबक, आपके ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ तो मैंने यहां डाल दिया कि निम्नलिखित में से त्रिसंयोजी लेंथेनेड आयनों को उनके बढ़ते हुए चुंबकीय आघूर्ण के रूप में व्यवस्थित कीजिए। अब जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, कहीं भी जाओ आप लेंथेनॉइड पीरियोडिक टेबल के अंदर कहीं भी जाओ, अगर आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देख लीजिए सबसे ज्यादा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ज़ीनॉन 4f7। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसको बढ़ते हुए 7 जो गैडोलिनियम है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। किसके अंदर होती है, गैडोलिनियम के अंदर होती है, और उसी का ही क्या होता है, आपका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा। आप देखोगे तो यहां पर गैडोलिनियम सबसे ज्यादा कहीं भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 1 के अंदर दिख रहा है। तो राइट आंसर कितना हो जाता है, जो है वो 1 नंबर हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, चुंबकीय आघूर्ण अपने आप निकल जाएगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, क्योंकि आप लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर देना। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर है ये काइनेटिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर सीधा वापस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रियण ऊर्जा EA की गणना के लिए सही आरएनए समीकरण, आपको सक्रियण ऊर्जा EA निकालनी है। उसके लिए आरएनएस ने एक समीकरण दिया था, ये वाला जो ऑप्शन है ए है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इसका, ए है। सीधा फॉर्मूला याद रखना है, सक्रियण ऊर्जा निकालने वाला, समझाने वाली कोई बात है नहीं। इसको देखिए, इसको देखिए, ये कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पर विचार कीजिए जो कि 10 घंटे में, कितनी, 10 घंटे में 90% पूर्ण होती है।
99% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 90% हो जाती है और 99 होने में कितना समय लगेगा। अगर अपन बात करते हैं, अगर इसको देखते हैं तो सबसे पहले आपको के का मान, वेग स्थिरांक का पता होना चाहिए। ये होता है 2.303 बटा टी लॉग 2.303 बटा टी लॉग, अगर आपको निकालना है तो a अपॉन ए टी, टी का मतलब उस समय के लिए कितना परिवर्तन हो रहा है, फिर वो हो जाएगा। फिर देखो, फिर ये कह रहा है कि मान लो कोई प्रोडक्ट था, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अभिक्रिया की कोटि विचार कीजिए 10 घंटे में कितनी हो रही है, 90% पूर्ण हो रही है। तो मान लो कि प्रारंभिक सांद्रता जो आपकी कहां गया क्वेश्चन, जो आपकी A0 है, वो A0 कितनी है, 90 है, और AT आपको दिया है कितनी है, 100 है, और AT कितनी है, 90 है। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 90 मतलब कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। वो 10 क्या हो जाती है आपके AT का मान आ जाएगा, मतलब ये T कौन सा, ये वाला है, वो आ जाएगा T समय के लिए, मतलब जो आपको टाइम दिया है, कितना दिया है, 10 घंटे के अंदर जो होती है वो 10% पीछे पूर्ण रहती है, 90% हो जाती है। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, 10 घंटे में पूर्ण हो रही है, तो फिर के का मान रख दो सीधा। के बराबर क्या होगा, 2.303 बटा किसका, के का मान आ रहा है, फिर टी का मान कितना आया, 10 गुणा लॉग 100 बटा 10, 100 बटा 10 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाता है, 10 आ जाएगा। फिर आपके बराबर आप इसको करोगे तो 2.303 बटा 10 गुणा कितना आ जाता है, log 10। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2.30 इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो इसका कैलकुलेशन करते हो तो ये आता है 0.2303 आ जाता है। और क्या है, वेग स्थिरांक है, के का मान निकाला है, तो आपके मात्रक आ जाएगा किसका, शून्य कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये के का मान आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 99% होने में कितना समय लगेगा। तो 99% में होने में कितना समय लगता है वो देख लो। अब यहाँ कितना था, पहले मान लो 100 था, अब 99% हो रहा है, 100 माइनस 99.9 बराबर कितना बचा, 0.01 आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, टी निकालना है। तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है समय अगर निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2.303 बटा के लॉग A0 अपॉन AT। ठीक है, AT नहीं, हाँ A। ठीक है, समय है जो आपका वो ये हो जाता है। तो फिर अगर आप इसको करते हो तो कितना बचेगा, ये 2.303 बटा के का मान कितना आया, 0.2303 गुणा लॉग ए का मान कितना है, ये 100 बटा यहाँ सीधा आया था ना मान, यहाँ तो वैसे भी मान आ रखा है, ये 0.01 आया है, तो 0.01 ही कर दो आप सीधा। हाँ 0.1 ये 0.1 हो जाएगा। फिर आप देखो 0.1 अगर 100 के अंदर 0.1 का भाग देते हो तो कितना आता है, 1000 आ जाएगा। और ये पूरा कितना बैठेगा, इसका अगर भाग देते हो तो ये 10 बैठेगा, तो ये 10 log 10 और इसका मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो फिर इसको देखो, इसका मान कितना हुआ, 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 घंटे हो गया, 30 घंटे आ गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। कितना हो जाएगा आपके ऑप्शन में देख लो, 30 घंटे। कितना हो जाएगा, 30 घंटे। ठीक है, अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, ज्यादा टाइम हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अमीनों को जलीय माध्यम की घटते हुई क्षारीय सामर्थ्य के रूप में इसको सुमेलित करना है। आप ये देखिए कि जो सबसे अधिक क्षारीय यौगिक होगा, सबसे अधिक अगर बात करते हैं कि क्षारीय कौन होगा, तो उसके लिए अगर आप बात करते हो कि सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, क्षारीय कौन होगा, तो अगर किसी अमीन के अंदर एथिल समूह आ जाए, क्या आ जाए,
एथिल समूह आ जाए तो वो मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर किसी एल्किल एमीन के अंदर एथिल समूह आ जाता है तो उसका जो स्थायित्व होता है वो 2 डिग्री, उसकी क्षारीयता 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और उसके साथ में क्या आ जाती है, अमोनिया आ जाती है। तो आपको याद रखना है 231 एथिल आता है। तो अगर मान लो कौन सा समूह आ जाए, मैथिल समूह आ जाए, कौन सा समूह आ जाए, मैथिल समूह आ जाए, तो उसके लिए आपको याद रखना है 213। 213 का मतलब होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर अमोनिया आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन के अंदर देखिए, आप ऑप्शन के अंदर देखिए, ऑप्शन में देखोगे तो ये कह रहा है कि घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम के अंदर अगर आप व्यवस्थित करते हो तो सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम हो जाता है वो 2 डिग्री एमीन दिखेगा आपको। मतलब घटते हुए मतलब डी सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसकी जो क्षारीयता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा, किसका कॉल है, ठीक है, क्षारीय सामर्थ्य के जलीय माध्यम में क्षारीय सामर्थ्य के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है ना। तो घटते हुए में सबसे पहले ज्यादा किसका होगा, ज्यादा हो जाएगा आपके, इन दोनों में ज्यादा किसका होगा, इन दोनों में इसका एनिलीन का ज्यादा होगा। यहां पर ये CH2 समूह की वजह से इसका घट जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा होगा। ए सबसे लास्ट में आएगा, मतलब घटते हुए बढ़ता हुआ ये सबसे ज्यादा आएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर इन दोनों में ए है और इसमें भी ए है। फिर देखो, फिर अगर आप देखते हो कि ये 1 डिग्री है और वो 2 डिग्री है, अब दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैं ग्रेजुएशन की बात करूं, तो मैं ग्रेजुएशन की बात करूं, ग्रेजुएशन की जो किताब है, जो आपकी BSc के अंदर किताबें चलती है, मेरे पास में किताब पड़ी है, उसमें 1 डिग्री एमीन का मान 2 डिग्री से ज्यादा दे रखा है एथिल के अंदर, है ना। 1 डिग्री का ज्यादा दे रखा है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो बी है। पहले देखो ये बी तो आएगा पहले, इन दोनों से पहले तो ये बी आएगा सारी। फिर देखो ये बी या सी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर अब देखो ये क्वेश्चन बहुत लेवल का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ है और ग्रेजुएशन की किताब से आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो ये सी ऑप्शन है पहले आ जाएगा और डी का ज्यादा कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो बैठेगा वो डी नंबर का बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर का क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कक्षकों के लिए सही ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आपको देखना है। तो आप देखोगे ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जो आप निकालते हो कौन से नियम से निकालते हो, N+L के नियम से भी निकाल सकते हो, या फिर एक NCERT की जो किताब है उसके अंदर आपका एक पूरी सीरीज बनी हुई है उससे भी याद रख सकते हो। अब ये जो आपको ऑप्शन दी है इसमें N+L का मान निकालिए। जैसे आपका पहला कक्षक दिया है 4F, 4F के लिए आप N+L का मान निकाल सकते हो। N का मान कितना हो गया, ये 4 हो गया। L का मान कितना हुआ, N बराबर 4 के लिए L के मान होते हैं 0, 1, 2 और 3। ये S कक्षक, ये B, P, ये D और ये F। F का मान कितना आया, 3 आया। N+L का मान कितना आया, 3+4, टोटल कितना आया, 7 आ गया। तो इसके लिए भी 7 आ रहा है। आप अगर बात करते हो 5D के लिए, N का मान कितना 5, D के लिए L का मान कितना होता है, D के लिए L का मान यहाँ लिखा हुआ पड़ा, ये देखिए, ये D के लिए L का मान कितना होता है, 2 होता है। तो ये 5 और 2 कितने हुए, 7 हो गए। तो इसके लिए भी 7 हो गया। 6PB के लिए होता है 6+1 कितना होता है, 7 हो जाएगा। और 7S के लिए 7+0 कितना होगा, 7 होगा है। तो इसमें ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा को बढ़ता क्रम होगा जिसके लिए N का मान ज्यादा होगा, उसमें ऊर्जा की भी क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप देखते हो कि सबके लिए N+L का मान समान है, तो फिर जिसके लिए N का मान कम है उसकी ऊर्जा सबसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ N का मान 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। जिसके जिसके लिए N का मान ज्यादा है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा है। तो ये बढ़ते हुए क्रम की बात हो रही है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर बैठेगा वो ए नंबर का ऑप्शन है, वो राइट हो जाता है। आगे बात करते हैं। अगला का अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो कर लेते हैं, देखते हैं। 117 शायद मेरे हिसाब से पूरा हो गया होगा। कोई और क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं।
हाँ ये पढ़े है बाकी। देखो आगे अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुमत नहीं है? कौन सा युग्म अनुमत नहीं है? पहला ऑप्शन जो आपका है वो पहला ऑप्शन कह रहा है पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुमत नहीं है? n बराबर 3 और l बराबर 2। तो n बराबर 3 है, n 3, l का मान क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, तो ये 2 हो सकता है, ये सही है। दूसरा देखो n बराबर 4 है, n बराबर 4 है तो l का मान 0 होगा, ये भी सही है। n बराबर 5 है, l का मान कितना है? 3 है, ये भी होगा क्योंकि n बराबर 5 के लिए l का मान होता है 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ कितना दिया? 3 दिया है, तो ये संभव है। और n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, n बराबर 3 है तो l का मान होगा 0, 1 और 2। और यहाँ m का मान कितना दिया? n बराबर 2 के लिए, l बराबर 2 के लिए n का मान -3 कभी नहीं हो सकता। l बराबर 2 के लिए, l बराबर 2 के लिए, l बराबर 2 के लिए देखिए l का मान अगर 2 है तो इसके लिए m के मान कितने से होंगे? -2 से लेकर +2 तक इसके लिए m के मान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कॉलम 1 को कॉलम 2 के अंदर किसके दिए है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड दिए हुए हैं, उनके साथ में उनकी ऑक्सीकरण अवस्था और उसको प्रकृति से सुमेलित करना है। देखो N2O, अगर अपन N2O की बात करते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाती है? +1 आ जाता है, और ये क्या होता है आपका? उदासीन होता है। N2O +1 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में क्या होगा? उदासीन होगा, तो पहले का क्या होगा? 4 होगा, पहले का 4 एक ही ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। N2O3 इसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 हो जाएगी, और वो किस प्रकृति का हो जाएगा? अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। देखो ऑप्शन सीधे से आपका मिल जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन है शायद साइंस के, और क्वेश्चन है क्या कुछ? हाँ ये पढ़ा है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और है। द्वितीय आवर्त के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है। तो ये जो क्रम होता है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लेना। यहाँ होता है लिथियम, उसके बाद में होता है बोरॉन, उसके बाद में होता है बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसके बाद में आता है फ्लोरीन, और उसके बाद में सबसे अधिकतम जो आयनन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है? नियोन की होती है। यहाँ ये अपवाद होता है, यहाँ ये अपवाद होता है। बाकी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, वहाँ इधर से उधर की तरफ जाओगे तो जो आईपी होता है वो आपका क्या होता है? बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 अपवाद आ जाते हैं, 1 और 2। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखो, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसको अगर देखते हो तो ये वाला पहला ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाता है? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला कथन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। कार्बोधनायन का आपेक्ष स्थायित्व का क्रम क्या होता है? कार्बोधनायन के आपेक्ष स्थायित्व का क्रम होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उसके बाद में मैथिल कार्बोधनायन होता है। ये क्रम होता है। तो क्या ये क्रम इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है? ये कह रहा है सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मैथिल हो जाएगा। तो ये वाला जो अभिकथन है वो बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा कह रहा है कि धनात्मक कार्बन से जितने एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे उतना ही अति संयुग्मन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और उसके परिणाम स्वरूप स्थायित्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे होगा, अगर ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री है, और ये कार्बोधनायन है, और अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री की,
ये 2 डिग्री है आपका, ये 2 डिग्री कार्ब धनायन है। इस दोनों में स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इस कार्बन से अगर 3 ग्रुप जुड़े हुए हो जिसका कौन सा प्रभाव हो, प्लस आई प्रभाव हो, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे तो इसके धनावेश में क्या आएगी, इसके धनावेश में क्या आती है, धनावेश में क्या आती है, कमी आएगी। धनावेश में कमी आएगी तो स्थायित्व में क्या होगी, स्थायित्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इसकी क्रियाशीलता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्रियाशीलता में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि धनात्मक कार्बन से जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए अति संयुग्मन के परिणाम स्वरूप उसके स्थायित्व में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अभिकथन सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है। तो नीचे अगर आप देखते हो ऑप्शन डी पे जाते हो, ऑप्शन डी कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए के लिए सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है कि कौन से समूह है वो केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात हो रही है कि कौन से केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल है। आप देखते हो तो इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही पड़ा है, ये एक नाभिक स्नेही है, ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ये एक नाभिक से नहीं पड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर CnNO2 ये सारे क्या होते हैं, नाभिक से नहीं होते हैं। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। AlCl3 एक उदासीन इलेक्ट्रोफाइल है, ये SO3P एक उदासीन इलेक्ट्रोफाइल है, और CH2 जो कार्बन मुक्त मूलक है, ये भी आपका क्या है, एक उदासीन इलेक्ट्रोफाइल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इसकी मैंने ट्रिक बता रही कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते हुए अम्लीय साम्रता के क्रम में बढ़ाना है। सबसे अधिक पैरा होता है, फिर मेटा होता है, फिर ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो और मेटा, और उसके बाद कोई अगर समूह जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैराक्रिशॉल। इसमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, सबसे अधिक होगा पी वाला पैरा, मतलब सबसे अधिक कौन होगा, 2 नंबर का होगा। फिर ऑर्थो वाला 1 नंबर का होगा, फिर मेटा वाला 3 नंबर का होगा, और 4 का होगा। 2, 1, 3 और 4, ये 2, 1, 3 और 4, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है। और इसका आंसर ये आप याद रखना, POM, पैरा, ऑर्थो और मेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। इसमें देखिए, इसके अंदर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, आंसर लिखना है। H2O अणु में 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर के साथ में आकृति जो इसकी बनती है वो V-SEF बनती है। बिल्कुल सही है, इसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। SF4 अणु में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ संरचना दर्शाता है, छोड़िए इसको। फिर दूसरा कह रहा है कि ClF3 अणु 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में आकार दर्शाता है। ClF3 की अगर आप संरचना बनाते हो, SF4 के अंदर तो एक ही लोन पेयर होता है SF4 के अंदर, ठीक है। और ClF3 के अंदर कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर नहीं होते। कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। और 2 लोन पेयर किस स्थिति के अंदर होंगे, विषुवतीय स्थिति के अंदर होते हैं, ताकि क्या हो जाता है, उसके अंदर जो प्रतिकर्षण होता है वो न्यूनतम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, विषुवतीय स्थिति के अंदर होते हैं। तो ये वाला कथन तो बिल्कुल गलत है, पहला कथन सही है। SF4 में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की जो संरचना कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर के साथ दर्शाता है, ये भी सही है। तो इसका इनकरेक्ट, ये गलत पूछा है, तो गलत आंसर कौन सा हो जाता है, 3 नंबर का जो बी ऑप्शन है जो आपका है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये जो केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन था वो मैंने करवाया, और उम्मीद करता हूं कि आपने एक क्वेश्चन था जो मैंने पीछे छोड़ा है उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन करवा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत आ रही थी। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।